हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो मैं चैप्टर नंबर 1 है ना यार, ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, 10th क्लास 9th क्लास सारे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का मैं करा रहा हूँ और मैं ये पार्ट्स में कराऊंगा। ठीक है, तो एक वीडियो क्यों नहीं डाल देते, तो इसका रीज़न ये है कि यार वो वन शॉट वीडियो की तरह होने लग जाएगा और फिर वन शॉट वीडियो में आधी चीज़ें हमें जल्दी करानी पड़ती है और फास्ट फॉरवर्ड करानी पड़ती है। तो मैंने सोचा उससे बढ़िया अप्रोच ये है कि हम धीरे धीरे चलते हैं। तो मैं अलग अलग पार्ट्स करके इसको अपलोड करूँगा, जिससे कि क्या हो, आप एक गो में ना पढ़ो और आराम से जो टॉपिक पढ़ रहे हो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सको। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। लेकिन हम क्या करने वाले, पहले आज के पूरे चैप्टर के अंदर, मतलब पूरी जो वीडियोज़ होंगी, हम उनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आज मैं चैप्टर नंबर 1 करा रहा हूँ तो वो मल्टीपल पार्ट्स में आएगा। मैक्सिमम चैप्टर नंबर 1 छोटा चैप्टर है तो 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक है, तो आज मैं इंट्रोडक्शन और बैलेंसिंग तक कर लेंगे। ठीक है, करवाऊँगा, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे क्या हो कि आप पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर सको। अगर आपको ये लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन होने चाहिए तो हम अगले चैप्टर से वो अप्रोच यूज़ करेंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप कमेंट में लिख दो कि हाँ भैया मुझे साथ में क्वेश्चन चाहिए, ताकि हमारे साथ में क्वेश्चन होते रहे। बेसिक क्वेश्चन मैं सारे बताते हो जाऊँगा, लेकिन पर्टिकुलर जो क्वेश्चन होंगे वो धीरे धीरे हम मेरे अकॉर्डिंग हम एक वीडियो में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, तो देखो यार आराम से सोचो। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन तब तक पॉज भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ नॉन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का ये है कि आपके पास इनिशियली कोई चीज़ है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बाद में जाके चेंज हो जा रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं पर उसका बॉन्ड टूट रहा है और किसी और से जाके जुड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा है। तो कहीं पर किसी का बॉन्ड टूटता है, किसी की दोस्ती टूटती है, किसी और के साथ दोस्ती होती है, डेट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये काम जब केमिकल कंपाउंड्स में होने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। बेसिक सा फंडा ये कि एक कंपाउंड है, किसी से दोस्ती तोड़ रहा है और किसी से दोस्ती जोड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं पे बॉन्ड टूट रहा है, कहीं पे बॉन्ड बन रहा है, जिससे एक नया कंपाउंड बनकर आएगा। दैट इज़ नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारे घर में कोई लोहे की चीज़ है, तवा है या फिर कोई आयरन रॉड है, उसको आप ऐसे ही रख दो, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? वो रेडिश ब्राउन होने लग जाती है ना। मतलब उसके ऊपर क्या होने लग जाता है? जंग लगने लग जाती है, दैट इज़ रस्टिंग। तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आप घर में खाना रख दो, ऐसे ही रख दो, मम्मी रात को दूध ऐसी बाहर रख देती है तो सुबह तक खराब हो जाता है, फट जाता है दूध, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। एक बात और याद रखना कि ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? जो परमानेंट चेंजेस होते हैं। क्लियर है बात? तो द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दिमाग लगाना जरा ध्यान से। तो वाटर बनाते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि कहीं पे बॉन्ड जुड़ रहा है ना, तो एक नई चीज़ बनकर आ रही है। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसका मतलब अब तुम बोलोगे कि यार भैया केमिकल रिएक्शन तो चलो समझ में आ गया, किसी से बॉन्ड बन रहा है, किसी से बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक, मैंने एक टेस्ट में केमिकल डाला, फिर मैंने एक दूसरा केमिकल डाला और मैंने बोला देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तुम बोलोगे आपको कैसे पता? आप कैसे बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं? तो इसीलिए इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे हम पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहला, चेंज इन कलर। यार अगर कलर में चेंज आ रहा है ना तो उसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है? मैं हर किसी का एक एग्जांपल बताते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया आयरन रॉड। आप आयरन रॉड जब नई खरीद के लाते हो एकदम शाइन कर रही होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर रख दो कुछ टाइम के लिए तो धीरे धीरे उस पर जंग लगने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आयरन रॉड पे जंग लगने लगी तो उसका कलर चेंज हो रहा है, और अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है।
क्लियर। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड तुम धीरे धीरे पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हुए जाओगे जिसमें कलर चेंजिंग चीज़ें हो रही है, ठीक है। मैं सबकी चीज़ें सारी लिस्ट एक साथ तुम्हें दे दूंगा धीरे धीरे जब हम चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अभी के लिए तुम्हें समझ में आ गया होगा चेंज इन कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बात। सेकेंड पॉइंट यहीं पर आगे लिख देता हूँ, ठीक है। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, लेकिन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, एक लिक्विड बन रहा है, दैट इज वाटर बन रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट में चेंज आ रहा है, और अगर स्टेट में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर है बात। अगला पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। याद रखना, जरूरी है कि सारे काम हो, कोई एक भी हो रहा होगा, कोई दो भी हो रहे होंगे, तब भी केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर। तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ पहले गर्म थी, एकदम से ठंडी हो गई, या फिर ठंडी चीज़ थी गर्म हो गई, तो उसका मतलब क्या, केमिकल चेंज, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, उसका केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आगे जाके हम इसका एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये समझ लो, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, पहले पेंट वगैरह में यूज़ किया जाता था पहले वो, लेकिन आजकल अलग तरीके के आते हैं। तो पहले चूने को पानी में मिलाया और उसमें जो भी कलर करना उसकी डाई डाल देते थे। लेकिन जब चूने को पानी से मिलाते थे, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते थे, तो उसको हाथ से नहीं मिलाते थे, ना आयरन वगैरह से, क्योंकि वो कंडक्टर है हीट की, उसको लकड़ी से मिलाया जाता था। क्यों, क्योंकि जैसी वो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व करती है। तो हमने तो नहीं दी थी हीट, वो अपने आप हीट अप होने लग गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। कोई चीज़ नॉर्मल थी, एकदम से उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर है बात। आगे आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो उसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा है, एक केमिकल डाला हुआ है, मैंने दूसरा केमिकल मिलाया और दोनों, या फिर कोई केमिकल कंपाउंड मिला दिया, दोनों में रिएक्शन हुई और एक गैस बाहर निकल कर आ रही है। हमने तो नहीं दी थी गैस, अपने आप निकल कर आ रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमने तो नहीं दी गैस, अपने आप ही दो कंपाउंड की रिएक्शन से निकल कर आ रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं यार, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे और आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एनसीईआरटी ने, लेकिन दिया नहीं है। दैट इज फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी। क्या बोला जाता है, पीपीटी। प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले ये समझो। तो सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल कोई केमिकल कंपाउंड है, वही सेम टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक केमिकल कंपाउंड डाला हुआ है, दूसरा एक केमिकल लिया, दोनों में रिएक्शन हुआ और नीचे कुछ पाउडर जैसा इकट्ठा हो गया यार, ठीक है। पहली बात तो वो पाउडर क्या कहलाएगा, वो है पीपीटी, दैट इज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट पहले तो नहीं था, अब बन गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरी बात, प्रेसिपिटेट बनता क्यों है, तो प्रेसिपिटेट इसलिए बनता है क्योंकि जो नीचे पाउडर इकट्ठा हुआ है ना, वो उसमें डिजोल्व नहीं हो पाया। तो जो चीज़ डिजोल्व नहीं होती, ऑब्वियसली बात वो हेटेरोजेनस मिक्सचर की तरह काम करेगा और नीचे बैठ जाएगा, और जो नीचे बैठ गया दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। क्लियर है इसका मतलब, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल अभी हम आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया टेम्परेचर का एग्जांपल अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबका भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इसका एग्जांपल क्या है, मान लो मैं केमिकल कंपाउंड का नाम बताता हूँ, ठीक है। मान लो तुम सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराते हो बैरियम क्लोराइड से, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आगे जब हम रिलेट करके समझेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझो कि बैरियम सल्फेट को जब आप रिएक्ट कराओगे बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराओगे सोडियम सल्फेट से, तो जो कंपाउंड निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में डिजोल्व नहीं होता, इसलिए नीचे बैठ जाता है, दैट इज NaCl, वो नीचे बैठ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये है तरीके पता लगाने के केमिकल रिएक्शन हो। एक और तरीका है, ठीक है, दैट इज चेंज इन टेक्सचर, ठीक है। अब लेकिन वो ज़्यादातर पता नहीं लगता उससे सही से, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादातर पढ़ते भी नहीं हैं। तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। चेंज इन टेक्सचर में चेंज आना, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका एग्जांपल, जैसे मान लो मम्मी ने दूध रख दिया रात को, है ना, और वो ख़राब हो गया, फट गया, या फिर दूध से दही बन गई, बना देते हैं हम घर में, है ना। तो हम देख के बता देते हैं कि ये मिल्क है और ये कर्ड है। क्यों, क्योंकि उसका टेक्सचर में चेंज होता है ना, उसके अपीयरेंस में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड टेक्सचर में चेंज आना। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन का होना। क्लियर है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि किसी भी तरीके से अगर हमारे पास ये 4-5 पॉइंट हो रहे हैं, इनमें से कोई एक भी हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन।
पक्का क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये तो क्लियर हो गया होगा, बेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉडीज नॉन केमिकल रिएक्शन। अब पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? तो पता इस तरीके से चलता है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। दैट इज चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर चेंज इन टेक्सचर। इन सब तरीकों से हम पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। बताओ समझ में आएगी नहीं? इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल नहीं बताया शायद मैंने, तो इसका चैप्टर नंबर 2 में पहली रिएक्शन हम यही पढ़ेंगे। अब एक एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आप किसी एसिड को किसी मेटल से रिएक्ट कराओगे तो दोनों रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो हमने हाइड्रोजन गैस तो हमने तो नहीं दी थी, हमने तो एसिड और क्या दिया था, क्या नाम है, मेटल दिया था, लेकिन गैस इवॉल्व होकर आ रही है, तो इसका मतलब पक्का उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई होगी। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 की पहली रिएक्शन में समझ जाओगे। ठीक है, तो ये है केमिकल रिएक्शन का पता लगाने का तरीका। ठीक, अब बात आती है व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली यार, समझना जरा ध्यान से। मैंने तुम्हें अभी बोला कि मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या नाम है, वाटर बनता है। या फिर मैं तुम्हें करके दिखा दूँ कि ये देखो दूसरी रिएक्शन लेते हैं जो इंसैटिन लिया। मान लो मैंने बोला कि मैग्नीशियम ये रहा ऑक्सीजन, और दोनों को मैं रिएक्ट करा दूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं लिख कर दिखा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। दैट इज, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि H2 जब O2 से मिलेगा तो वाटर बनाएगा, दैट इज H2O बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशन है। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाला कि चलो मान लो बोल दिया जाए मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं वैसे वो पूरा, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम, मैग्नीशियम मतलब शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, बस उसी वजह से उसका नाम है। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें तो कंपाउंड निकल कर आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देख रहे हो, हमने लिख कर दिखा दी ये बात। इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बोलेंगे इसको। क्लियर है बात? ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। अब साइंटिस्टों ने सोचा कि यार ये तो समझ में आ गया, लेकिन इनके नाम कैसे याद रखे जाएंगे, तो अंदर कौन सी चीज़ किधर है, कौन सी चीज़ किधर है। तो ये याद रखना, जो हमेशा जब तुम सामने से देख रहे हो तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ लिखी जाती है यार, वो होती है केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं। अब रिएक्टेंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। पक्का क्लियर है? जो चीज़ राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है, अब चाहे वो एक है, जैसे यहाँ पे एक ही है, जैसे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और एरो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। कभी ऐसा मत कर देना कि भैया प्रोडक्ट इधर लिख देते हैं, रिएक्टेंट इधर लिख देते हैं, ये इधर लिख देते हैं, यही तो करा है, सब तो सही, गलत है ये। ठीक है, ये बिल्कुल गलत रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, और एरो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। क्लियर है बात? अब सुनो जरा ध्यान से। अब उन्होंने बोला कि यार इसको क्यों ना और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए, मतलब केमिकल इक्वेशन को देखते ही हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उन्होंने बोला कि यार ये बात तो सही है, ये तो अच्छी बात है, इससे तो और एक बार में हमको कोई चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यही डिसाइड किया गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसको और ज़्यादा कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए। तो सबसे पहला काम, देखो मैग्नीशियम इतना बड़ा नाम है, ऑक्सीजन अभी तो और बड़े बड़े नाम आएंगे, है ना। तो क्या हम पूरे पूरे नाम लिखेंगे यार? नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि क्यों ना इनका शॉर्ट नेम लिखे जाए। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ, देखो ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, इधर वाटर था, लेकिन हमने क्या लिखा, शॉर्ट में नाम लिखा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा शॉर्ट तरीका है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीका है, ईजी टू यूज़ है। क्लियर? वैसे इनके साथ भी किया गया। तो मैग्नीशियम ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, और रिएक्ट करा के क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है इक्वेशन, और वो भी कॉम्पैक्ट। इतना क्लियर? आगे सुनो जरा ध्यान से। अब जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, अगर दिमाग लगाना, ठीक है, ये जो कंपाउंड बनकर आ रहा है, इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत है। क्या? ध्यान से सोचो, मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं, एक, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, एक। क्लियर? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, एक। समझ में आ रहा है भाई? दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर दोनों तरफ चीज़ें बराबर नहीं होती तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है ढांचा। दैट इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ ये ढांचा है, इसको अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? तुम ये बोलोगे कि यार भैया पहली चीज़ तो ये कि आपने O2 लिखा ही क्यों, O लिख देते। तो यार जिन्होंने 9th क्लास में पढ़ा हुआ डिटेल में, तो उनको पता होगा कि कभी भी O अकेले नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसका आंसर हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में जब आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेसिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। सुनो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है उसकी, 2 और 6, ठीक है। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। हर किसी को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, इसके पास 6 है, तो इसको कितने और चाहिए होंगे, 2। तो वहाँ पे ऑक्सीजन घूम रहा था अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसने बोला कि 2 और मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊँ। वहीं से एक और ऑक्सीजन जा रहा था, उसने बोला यार मेरे साथ भी सेम दिक्कत है, तो दोनों ने क्या करे, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक। तो दोनों अगर शेयर करेंगे तो साथ में तो रहेंगे, तो O2 इसलिए एग्जिस्ट करता है। डिटेल स्ट्रक्चर वो हम वहीं पे पढ़ेंगे, क्लियर। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुम बोलोगे कि यार ये भैया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब ये ढांचा है, अब इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब तो वही क्वेश्चन, यार क्यों करना है बैलेंस, भैया क्यों करा रहे हो बैलेंस, ऐसे छोड़ दो। हमें पता है ना कि इधर इधर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बराबर है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो ये भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है यार, बैलेंस करना जरूरी है एक दिक्कत की वजह से, और वो क्या दिक्कत है, तुम्हारी 9th क्लास में तुमने क्या करा, 9th क्लास में तुमने एक लॉ पढ़ लिया यार। उस लॉ का नाम क्या था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर तुम 9th क्लास में वो नहीं पढ़ते तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते, है ना। लेकिन अब तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो पढ़ लिया, वहीं पर दिक्कत हो गई, 9th क्लास ने दिक्कत कर दी। तो अगर तुम 9th क्लास ना पढ़ कर आते तो 10th क्लास में मैं ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाता। अब तुमने पढ़कर तो आए हो, अब मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो लॉ फेल हो जाएगा। भाई लॉ कभी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ फेल होगा तो फ़ायदा ही क्या है कि नहीं। तो सुनो ज़रा ध्यान से, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बराबर करना पड़ेगा। यही तो कहता था लॉ कि एक रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो ये अब हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तुम्हें समझाया मैंने कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक। दूसरा पॉइंट, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, नोट्स की बात करें तो तुम्हारे पास बुक है ही, ठीक है, या फिर जिसके पास मतलब जो ऑनलाइन है, ठीक है, वो बुक खरीद सकते हो, या फिर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें होंगी जो जिसके थ्रू तुम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके जो नोट्स होंगे वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ के सारे नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी नोट्स के लिए, कंप्लीट नोट्स के लिए तो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, मेरी बुक खरीद सकते हो, ठीक है। तो बुक तुम्हारे पास मतलब जो ऑफलाइन आते हैं उनके पास है ही, बाकी के अलग है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या फिर चेंज इन टेक्सचर। इन सब तरीक़ों से हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। अब बात आती है बैलेंसिंग की, तो अब हम बैलेंसिंग भी करेंगे, है ना। बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, ताकि हम देखते ही बता दें कि ये एलिमेंट इतने आ रहे हैं, इसके एटम, इस एलिमेंट के इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एलिमेंट वो एटम्स आ रहे हैं, क्लियर। तो अभी तक स्केलेटल थी, अब इसको बैलेंस करेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। क्या है टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्लियर। अब समझो यार, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो चलो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है। चलो 1 नहीं लिखते, सीधा करते हैं। तो मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास, Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2, क्लियर। हमारे पास ये रिएक्शन है मान लो, ठीक। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यार, अब 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। एक है लंबा तरीका, जो एनसीईआरटी का तरीका है, वो लंबा नहीं है, उसको समझने में स्टार्टिंग में तुम्हें वही ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो समझ गए तो तुम शॉर्टकट तरीका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो लंबा किस वजह से है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जब तुम्हें लंबा तरीका समझ में आ जाएगा, तब मैं जो मैं शॉर्टकट तरीका जो समझाऊंगा, मेरा तरीका, वो तुम 2 मिनट में समझ जाओगे, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, भैया पेपर में क्या करेंगे, लंबा तरीका करेंगे या छोटा तरीका करेंगे। तो यार सिंपल सा आंसर है कि पेपर में अगर 3 या 3 से नंबर से ऊपर आता है तो लंबा तरीका यूज़ करोगे, वाला जो मैं कराने वाला हूँ मैं। और अगर उससे कम का आता है, 2 या 2 से कम नंबर का आता है, तो बाद में जो मैं कराऊंगा वो करोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़्यादातर देखा गया कि बैलेंसिंग करने के लिए बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। मैं तुम्हें पास्ट ईयर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग करने के लिए क्वेश्चंस नहीं आते। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे जाके जो पूरी केमिस्ट्री में करना है बैलेंसिंग, तो वहाँ पे वो टीचर अपने आप ही चेक कर लेगा आपको बैलेंसिंग आती है कि नहीं। तो अलग से क्वेश्चन क्यों देगा, टाइम क्यों वेस्ट करेगा, और थोड़ा लंबा होता है, इस वजह से मेहनत भी लगती है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, इसीलिए। लेकिन आपको बैलेंसिंग इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपको बाकी जगह पे बार बार बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? और मैं नॉर्मली देखा गया है कि जब मैं बैलेंसिंग पढ़ाता था तब तो मैं कुछ भी क्वेश्चन लिखूंगा उसमें बच्चे भैया ये गलत है, भैया ये गलत है, समझ रहे हो। तो हम अभी बैलेंसिंग पढ़ने के बाद फिर बैलेंसिंग के बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है। चलो बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। तो अब इसके बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यार, 5 स्टेप यूज़ करेंगे। कितने स्टेप यूज़ करेंगे? 5 स्टेप यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? 5 स्टेप यूज़ करेंगे और उसमें एक बैलेंस हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सारे कंपाउंड्स को बॉक्सेस में डालेंगे। पुट ऑल द कंपाउंड्स इन बॉक्सेस। सारे कंपाउंड्स को क्या करो, डब्बों में डाल दो। ऐसा क्यों? अब क्वेश्चन है कि डब्बों में क्यों डालना है? सिंपल आंसर है यार इसका, सारे कंपाउंड्स को बॉक्सेस में इसलिए डालना है क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज़ आप ऐड ऑन करोगे ना तो डब्बे के बाहर करोगे। इससे क्या होगा, मैं तो अलग अलग कलर का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, पेपर में थोड़ी करोगे आप। तो पेपर में क्या करोगे, एक ही पेन यूज़ करोगे। तो टीचर को एग्जैक्टली पता रहे कि पहले से क्या था और आपने क्या ऐड ऑन किया है। इसलिए आप जो भी काम करोगे ना डब्बे के बाहर करोगे, बॉक्स के बाहर करोगे, जिससे पता रहे कि पहले से क्या और आपने क्या किया है। क्लियर? तो हम क्या करने वाले हैं, सबको बॉक्सेस में डालने वाले हैं, ठीक है। Fe डब्बे में, H2O डब्बे में, Fe3O4 डब्बे में, H2 डब्बे में। तुम्हारा दिमाग घुटनों में, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सुनना ज़रा ध्यान से। तो Fe ये सारा हो गया, पक्का क्लियर है? ठीक, आगे सुनना। अब देखते हैं कि ये पहले से बैलेंस है कि नहीं। कई बार क्या होता है, कई सारी इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड होती है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 पहले से बैलेंस्ड है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि बैलेंसिंग पहले से भी हो सकती है। तो इसका हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। तो क्या है, देखो ना ज़रा ध्यान से। एलिमेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में नहीं होगा वो प्रोडक्ट में भी नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि एलिमेंट वहाँ पे होना चाहिए तभी तो वहाँ पे आएगा। क्लियर? तो तुम्हें कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? Fe दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, जो यहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी नहीं होंगे। चलो Fe यहाँ पर कितने हैं दोस्तों? 1। यहाँ पर कितने? 3 दिख रहे हैं ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। देखो ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है, तो मुझे पता लग गया। क्लियर है? अब हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? तो देखो यार, एक अच्छी बात है क्या, हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है। बढ़िया है भाई, हमारा थोड़ा सा मेहनत कम हो जाएगी, है कि नहीं। हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब हम किसको बैलेंस करेंगे, या तो Fe को या तो ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करें पहले, तो आपकी मर्जी है ये, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको पहले बैलेंस करना चाहते हैं। मैं किसको पहले बैलेंस करता हूँ, जिसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। जिसमें ज़्यादा दिक्कत होती है मैं उसको पहले बैलेंस करता हूँ। ज़्यादा दिक्कत किस में दिखाई दे रही है आपको? ज़्यादा दिक्कत साफ दिखाई दे रही है ऑक्सीजन के अंदर, 1 और 4 की। क्लियर? तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं अगले पेज पे यूज कर लेता हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पता रहे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। किसको बैलेंस कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन। तो चलो अब दोबारा डब्बा बनाना पड़ेगा। एक क्या है डब्बे में इस बार वो देखो। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हो, ये देखेंगे हम पहले रिएक्टेंट में कितने हैं वो और प्रोडक्ट में कितने हैं। क्लियर? पहले कितने थे और आपकी मेहनत करने के बाद जब आप बैलेंस करोगे तो बाद में कितने होंगे। क्लियर है बात? तो बिफोर एंड आफ्टर, कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो अच्छा देखना, रिएक्टेंट में कितने थे ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में 4, तो 1 और 4 है। क्लियर है? तो 1 और 4 है रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन पहले 1 और 4 है रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? अब मुझे बराबर करने हैं। अब सुनना यार, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। देखो बैलेंसिंग करने के लिए ना यार, हम किसी भी 2 नंबर को बराबर करना है। अब 1 और 4 को बराबर करना है जैसे यहाँ पे, तो किसी भी 2 नंबर को बराबर करने के लिए आपके पास 4 तरीके होते हैं।
मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग या तो प्लस कर सकते हो, या तो माइनस कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जब तक आप बैलेंसिंग पढ़ रहे हो तब तक आप दो नंबर को बैलेंस करने के लिए आप ना ही प्लस यूज़ कर सकते ना ही माइनस यूज़ कर सकते। कितनी अच्छी बात है, समझ में आ गया? तो बच्चा क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो दो नंबर को बराबर करने के लिए आप किसी में मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्वियसली बात जो बड़ा नंबर होगा, सॉरी छोटा नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे, या बड़े नंबर में डिवाइड करोगे, यही करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे सिलेबस में डिवाइड वाला क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा, या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्लियर? तो बच्चा क्या, मल्टीप्लाई। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको और बताना है कि मैं किस में और क्या मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों नंबर बराबर हो जाए। सोच लिया? ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है 1 में मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हो गया? क्लियर है कि नहीं? तो अब ये सोचो कि 1 और 1 आपने क्या करा, बाद में रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करा है। तो फटाफट से देखो रिएक्टेंट में कहाँ पे, ये इक्वेशन रिएक्टेंट में आपको कहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और इसमें 4 मल्टीप्लाई करा। तो पहले इक्वेशन पहले तो कॉपी पेस्ट मारो उधर। ठीक है, तो क्या थी इक्वेशन, दोबारा कर लिखते हैं, लिखनी पड़ेगी। Fe डब्बे में था, H2O डब्बे में था, Fe3O4 डब्बे में था, प्लस H2 डब्बे में था। सही बात है। और आपने क्या नंबर मल्टीप्लाई करा है, आपने मल्टीप्लाई करा है 4, कहाँ पर, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन देखो कहाँ पे है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ये रहा, और फटाफट से क्या लिख दो इधर, 4 लिख दो। डब्बे के बाहर करना है सारा काम। क्लियर? अब देखते हैं सारी चीज़ें बराबर हुई है कि नहीं। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, सारी चीज़ें बराबर हुई है कि नहीं। तो दोबारा बनाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि ये स्टेप में कई सारी चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती है, इस वजह से लंबा हो जाता है, वरना बहुत छोटा तरीका है ये। ठीक है, तो क्या क्या है तो लिखते हैं, एलिमेंट कौन कौन से, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। एक बात याद रखना कि जब आप ये करते हो ना, ठीक है, तो हमेशा उसको देखना जो लास्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसे अभी लास्ट बैलेंस इक्वेशन ये है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एलिमेंट तो चेंज होंगे नहीं, तो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आयरन कितने यार, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, देखो यहाँ पे 1 है और ये 4 है, तो यहाँ पे जो नंबर होते हैं ऐसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल H2O है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल 5 लिख दूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 है तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 ये हो गया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, बराबर तो कर ही देते हम, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। अरे यार देखो ज़रा, ऑक्सीजन बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन बिगड़ गया, और तुम्हें याद होगा हाइड्रोजन पहले 2 2 बराबर थे। क्या हमने गलती कर दी? नहीं भाई, ये ऐसे ही होता है, किसी एक को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा तो बिगड़ सकता है, क्या दिक्कत है उसके अंदर, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे को ये पता लग गया कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन बिगड़ गया, तो कोई बात नहीं, स्टेप नंबर 3 में हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिख दूँ, स्टेप नंबर 3 क्या, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। इस बार हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। क्लियर है बात? सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो दोबारा यही डब्बा बनाएंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, पहले कितने थे और बाद में कितने हैं। ठीक है, तो देखो जरा, हाइड्रोजन पहले कितने थे, बाद में कितने हैं, 8 और 2, 8 और 2। अब 8 और 2 को बराबर करना है आपको, तो बराबर कैसे करोगे। ठीक है, 8 और 2 को बराबर करने के लिए किस में और क्या मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली बात 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो फटाफट से दोबारा इक्वेशन लिखो, लास्ट बैलेंस्ड इक्वेशन जो वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, Fe डब्बे में, H2O डब्बे में, एरो, Fe3O4 डब्बे में, प्लस H2 डब्बे में। ठीक है, और अगर तुम्हें ध्यान होगा तो 4 तो पहले से ही है, तो 4 पहले से है जो वो लिख दो। अब जो हमने बैलेंस करा अब उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो अभी जो बैलेंस करा उसको क्या लिखेंगे, देखना जरा, आपने क्या बैलेंस करा, हाइड्रोजन बैलेंस करा है, और मल्टीप्लाई किसमें करा है, प्रोडक्ट में। तो फटाफट से जाओ प्रोडक्ट में और फटाफट से देखो हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये रहा, और क्या मल्टीप्लाई करा दोस्तों, यहाँ पे भी 4 ही मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे आ गया चुपचाप से 4।
क्लियर। अब दोबारा बनाएंगे टेबल कि सारी चीज़ें बैलेंस हुई है कि नहीं। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। क्लियर। एलिमेंट है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई दिक्कत। Fe इधर कितने हैं 1, इधर कितने हैं 3, इधर हाइड्रोजन कितने 4 2 8, उधर कितने 4 2 8। क्लियर। ऑक्सीजन इधर कितने 4, इधर कितने 4। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब किसकी बारी है, अब बचाइए सिर्फ आयरन, तो आयरन को बैलेंस करेंगे, डेट इज Fe को। क्लियर। तो स्टेप नंबर क्या हो जाएगा अभी ये 4। अब किसको बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर 4 में आयरन को। तो स्टेप नंबर 4 बैलेंसिंग Fe। क्लियर। तो दोबारा टेबल बनाओ, एक सेकेंड। बिफोर आफ्टर किसको बैलेंस कर रहे हैं हम, Fe को। ठीक है। रिएक्टेंट में कितने थे और प्रोडक्ट में कितने हैं। क्लियर है बात। सुनना, पहले कितने थे यार, पहले थे 1 और 3, याद है ना, 1 और 3 थे। देखो 1 और 3, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 3 लिखा है भाई। 1 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे यार, 1 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 1 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक हो गया। ठीक है। अब इसको बराबर करते हैं, चलो। ठीक है, सुनना ज़रा ध्यान से दोबारा टेबल बनाते हैं। ठीक, सॉरी इक्वेशन लिखते हैं दोबारा। ठीक है। तो Fe डब्बे में, H2O डब्बे में फॉर्म्स Fe3O4 डब्बे में प्लस H2 डब्बे में। क्लियर। अब इसको बैलेंस करेंगे यार, H2O को बैलेंस करेंगे, दिमाग लगाना। तो यहाँ पे Fe, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। क्लियर। यहाँ पे पहले से 4 था और यहाँ पे पहले से 4 था, ये तो हमने पहले से ही करा हुआ है। ठीक है ना, लास्ट इक्वेशन जो थी उसमें पहले से यहाँ पे 4 था। इस बार हमने क्या करा, Fe को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, Fe को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 3 मल्टीप्लाई करा है। दिमाग लगाना जरा ध्यान से। Fe को बराबर करने के लिए हमने 3 मल्टीप्लाई करा, किसमें, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में देखो Fe कहाँ है, ये रहा, और कितना मल्टीप्लाई करा 3, तो ये रहा 3। हो गया बैलेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हो गया बैलेंस। अब दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा कि सब कुछ बैलेंस हो गया है कि नहीं चेक करने के लिए। तो चलो दोबारा टेबल बनाते हैं। सॉरी, एलिमेंट कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। एलिमेंट कौन कौन से, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। Fe कितने हैं दोस्तों 3, इधर कितने हैं 3, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 8, उधर कितने हैं 8, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर कितने हैं 4। बराबर है कि नहीं, सब कुछ बराबर। सब कुछ अब जब बराबर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब फाइनल स्टेप नंबर 5, अब क्या आएगा स्टेप नंबर 5। अब हमें पता लग गया हमने क्या ऐड ऑन करा और पहले से क्या है, तो अब सारे डब्बे हटा देंगे। तो अब स्टेप नंबर 5 क्या होगा, रिमूव ऑल द डब्बास, रिमूव ऑल द बॉक्सेस। क्लियर। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, फाइनल इक्वेशन जो बैलेंस्ड है, डेट इज 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये हो गई बैलेंस। अब मैंने डब्बे में डाल दिया है, लेकिन नहीं भी डालेंगे तो यही है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। क्लियर। 5 स्टेप में इक्वेशन बैलेंस कर दिया हमने। यही मैंने बोला था पहले कि हम 5 स्टेप यूज़ करेंगे और बैलेंसिंग फाइनल कर देंगे। अब बताओ दिक्कत है तो, ठीक है, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, 2 मिनट का पॉज लेके। ठीक है, आराम से देखो, उसके बाद बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ से हमने बैलेंसिंग शुरू करी थी यार। ठीक है। स्टेप नंबर 1 देखो, सारे एलिमेंट्स को बॉक्सेस में डाल दिया। बॉक्सेस में डालने के बाद पहले चेक करा कि ये पहले से बैलेंस तो नहीं है, फिर पता लगा पहले से बैलेंस तो नहीं है, फिर देखा कि किसको पहले बैलेंस करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, लेकिन डिवाइड हमारे सिलेबस में नहीं है तो मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ये डब्बा यूज़ करा। ठीक है, पहले कितने थे बाद में कितने हैं, और जो भी नंबर मल्टीप्लाई करा आपने उसके आगे लिख दिया। रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करा तो रिएक्टेंट में आगे लिख दिया। फिर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करा तो प्रोडक्ट में लिख दिया। हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन बिगड़ गया था यहाँ पर, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करा। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, बचा आयरन, तो फिर हमने क्या करा, 4th स्टेप में आयरन को बैलेंस कर दिया। ठीक है। फिर चेक करा कि सब कुछ बराबर है, हाँ भाई सब कुछ बराबर है। ठीक है। फिर सारे डब्बे हटाए और फाइनल इक्वेशन ये रही।
क्लियर है बात। अब तुम बोलोगे कि यार भैया अब ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको देखना है तो अब आराम से पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये रहा पहला स्टेप, आराम से पॉज कर लो, ठीक। ये रहा सेकंड स्टेप, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सब कुछ वैसे ही, ठीक है। पॉज करो, आराम से पढ़ो। और ये रहा स्टेप नंबर 3, ओ सॉरी पेज नंबर 3। क्लियर है बात। ये सब कुछ हो गया। अब तुम बोलोगे कि यार भैया डायरेक्ट बैलेंस करना सिखाओ यार, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट बैलेंस करते हैं। चलो दोबारा एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन थी? क्वेश्चन थी Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। अब मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी आंसर सोचना, ठीक है। जो भी आपके मन में आ रहा है फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर सोचना। क्लियर? बताओ F यहाँ पे कितने 1, यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, बराबर हो गया। दिमाग लगाना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2, बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितने 1, इधर कितने 4 है, इधर 1 है, इधर 4 लिख दूंगा तो 4 हो गए, इधर अभी भी 4 है। लेकिन हाइड्रोजन की गिनती बदल गई, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, बैलेंस्ड है कि नहीं। तो तुम बोलोगे इतना लंबा तरीका क्यों बताया यार भैया? तो इसलिए बताया क्योंकि वो करोगे जब 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन उसके, तब जाके आप यहाँ पर जब आओगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात। अब किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। तो ये है बैलेंसिंग। अब आए साइंटिस्ट, उन्होंने बोला यार कि चलो सबसे पहले क्या था, बहुत बड़ी इक्वेशन थी, उसको हमने कॉम्पैक्ट करके उसके केमिकल फॉर्मूले लिखे, फिर उसकी बैलेंसिंग भी कर दी, है ना। अब उन्होंने बोला इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उन्होंने एक और काम किया। क्या? इसकी स्ट्रेट साइड में लिखना चालू कर दिया। अगर कोई चीज़ सॉलिड होती थी तो उसके साइड में लिख देते थे S, अगर कोई चीज़ लिक्विड होती थी तो उसके साइड में लिख देते थे L, अगर कोई चीज़ गैसियस होती थी उसके साइड में लिख देते थे G, और अगर कोई चीज़ एक्वस फॉर्म में हुआ करती थी तो उसको लिख देते थे AQ। अब तुम बोलोगे कि यार भैया सॉलिड लिक्विड गैसा समझ में आ गया, AQ क्या है? तो सुनो, AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई केमिकल कंपाउंड है कि वो आपने पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद वो क्या हुआ, दिमाग लगाना, पानी में डालने पर क्या हुआ, वो आयंस में टूट गया, ठीक है। जब वो आयंस में टूट जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। अगर वो आयंस में टूटा तो इसका मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन है। आयंस पढ़े थे 9th क्लास में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वही है ये। क्लियर? तो अगर कोई चीज़ आयंस में टूट रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्वस है। उसके साइड में एक्वस ज़्यादातर किसके साथ लिखा जाता है, ज़्यादातर ये एसिड्स एंड बेसिस के साथ लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी HCl देखोगे, H2SO4 देखोगे, NaOH देखोगे, ज़्यादातर उनके साइड में AQ लिखा रहेगा, क्योंकि पानी में जाने पर वो आयंस में टूट जाते हैं। क्लियर है बात? चलो अब इसको देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो सुनो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो F के साइड में क्या सॉलिड, तो ऑब्वियस ही बात है Fe मतलब आयरन, सॉलिड लिखा हुआ है। बताओ H2O के साइड में क्या लिखा होगा, गैस। यही बड़ी दिक्कत है, ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि H2O तो पानी होता है, वहाँ पे L लिखा हुआ होगा। नहीं भाई, वहाँ पे गैस लिखा होता है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। तो यहाँ पे तो S लिखा होता है और यहाँ पे H2 मतलब हाइड्रोजन, ये भी गैस ही है। अब यहाँ पे गैस क्यों लिखी हुई है भाई, पता है तुम्हें कौन सी रिएक्शन है? मैं बताता हूँ। आयरन और मॉइस्चर वाला पानी, हवा में आसपास वाला पानी, अगर आयरन रॉड है ना आपके पास और उस आयरन को आप पानी में डुबो के रखोगे, ज़िंदगी में जंग नहीं लग सकता उसके ऊपर, है कि नहीं? क्यों भाई? क्योंकि भाई आयरन को क्या चाहिए होता है, पानी नहीं चाहिए होता जंग लगने के लिए, मॉइस्चर वाली एयर चाहिए होती है, आसपास जो स्टीम वाली एयर है वो, भाप, है ना। तो गैसियस फॉर्म में जब इसको पानी मिलता है, जो आसपास हमारे हवा है उसमें जो नमी होती है उसकी वजह से उसको जंग लगती है। ज़्यादातर बच्चों को लगता है लिक्विड, दिक्कत तो यही है। और ये जंग लगा हुआ आयरन है, Fe3O4 इज जंग लगा हुआ आयरन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है प्रॉपर, वो चैप्टर 3 में है, वहीं पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन इज गैस जो इवॉल्व हुई, तो इसका मतलब आयरन पे अगर जंग लग रही है तो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। हमें भी गैस इवॉल्व हो रही है, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल ये भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम स्टेट भी लिख सकते हैं। अब और क्या क्या लिख सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो देखो कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको ना स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। मान लो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जो 400 केल्विन पे एक्टिवेट होती है, 400 केल्विन टेम्परेचर पे एक्टिवेट होती है ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए उसको, तो आप उसको क्या करोगे, उसको आप एरो पे लिख दोगे। तो अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, स्पेसिफिक प्रेशर है, स्पेसिफिक कंडीशन है, तो ऐसे कामों पे क्या करते हैं हम, उसको एरोस पे लिख देते हैं विद देयर SI यूनिट। क्लियर है बात? ठीक है। इससे क्या होता है, क्योंकि देखो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं हो रही है, लेकिन वो एक कंडीशन है ना। जैसे हीट है, अब हीट का कोई केमिकल फॉर्मूला थोड़ी होता है, तो आप उसको हीट दे रहे हो, तो वो एक कंडीशन है, तो ऐसी चीज़ों को एरो पे लिख दिया जाता है,
क्लियर है बात। साथ साथ में कुछ कुछ कैटलिस्ट भी होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन अगर कैटलिस्ट है तो वो भी एरो पे लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो जो भी चीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन उसके बिना रिएक्शन नहीं चल सकती, जैसे फोटोसिंथेसिस, अभी हम चैप्टर 6 और 5 जब पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन अभी कि तुम्हें पता है बेसिक कि फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने का तरीका, प्लांट जो खाना बनाते हैं, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के बिना खाना बन नहीं सकता। लेकिन वो कोई केमिकल कंपाउंड स्पेसिफिक तो जो ऐड हो रही नहीं है। क्लोरोफिल तो फिर भी देखोगे हायर क्लासेस में उसका केमिकल फार्मूला, लेकिन सनलाइट वगैरह का तो नहीं है, तो उसको एरो पे लिख दिया जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है ताकि इक्वेशन देखते ही हमें समझ में आ जाए इतनी सारी चीज़ें, है ना। तो देखो जैसे अभी समझ में आया ना, गैस लिखते ही समझ में आ गया कि अच्छा ये भाप वाली एयर है, वो वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कैटलिस्ट भी लिखते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है, सुनो। कैटलिस्ट स्पेसिफिक तरीके के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं बिना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए। इसका मतलब ये कि अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में होने वाली थी तो वो 5 मिनट में ही हो जाती है। क्लियर है बात। और अगर वो 5 मिनट में हो रही है या फिर 2 मिनट में हो रही है तो उसका अंदर उसने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, है ना। लेकिन जब आप कंपाउंड प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कोई रिएक्टेंट वो कैटलिस्ट डाला भी था। तो ऐसे ही होता है कैटलिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुमने बोला मम्मी को कि मम्मी आज मुझे राजमा खाना है, राजमा छोले। तो मम्मी तुम्हें जिसको खाना बनाना आता है या वैसे भी बेसिक पता होगा तुम्हें कि राजमा छोले बनाने से पहले भिगोने पड़ते हैं। मम्मी ने बोला नहीं बन सकते अभी, मैं डाटा भगा दिया। लेकिन मम्मी ने ये बोला कि तुम तो राजा बेटे हो ना, बेटा बेटी जो भी हो, है ना। तो मम्मी ने बोला कि एक काम करते हैं, कल बनाऊंगी मैं, है ना। अब मम्मी को पता है क्योंकि कल क्यों बनाएंगे, क्योंकि रात को भिगो के रखेंगी। अब तुम सुबह उठे एकदम नहाए धोए एकदम, है ना, तो आज तो राजमा छोले मिलेंगे। तो मम्मी को याद आ रहे मैं तो भिगोना ही भूल गई। अब तुमने कर दिया ड्रामा कि अब तो मेरे को खाना है। अब मम्मी को एग्जैक्टली पता है कि अगर वो ऐसे ही रख देंगी गैस पर तो 7 से 8 सीटी लगेगी, उबल तो जाएंगे वो, लेकिन 7 से 8 सीटी में गैस भी तो लगेगी। और अगर आपको भिगो के रख देती तो वो काम 2-3 सीटियों में हो जाता। यही दिक्कत है। अब हुआ क्या, मम्मी क्या करेगी उसके अंदर ताकि वो जल्दी हो जाए, तो मम्मी क्या करेगी, बेकिंग सोडा डाल देगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो काम 7 से 8 सीटी में होता वो 3 से 4 सीटी में हो जाएगा। और जब आप खाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि बेकिंग सोडा डाला है कि नहीं। तो उसने रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया लेकिन अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। इसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। तो ऐसे ये तो थोड़ा फूड प्रोडक्ट वाला हो गया, एक भी कैटलिस्ट ही है लेकिन फूड प्रोडक्ट में हो गया। ऐसे कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। सनलाइट भी एक तरह का कैटलिस्ट है ना। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं बिना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए, इसको कहते हैं कैटलिस्ट। क्लियर है बात। तो ये कैटलिस्ट वाले कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कोई होगा तो वो भी आर ओ पे लिख दिया जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ तक थी बैलेंसिंग, शायद तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है देखना ज़रा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है। तो कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, समझ में आया। इससे पता लग सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसी चीज़ को अगर आप लिख कर दिखा दोगे तो केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं, और एरो हमेशा लेफ्ट से राइट जाता है, उल्टा मत कर देना, ठीक है। अब उसको और ज़्यादा मिनिमल करा गया, अब उसको बैलेंस करना है। क्वेश्चन ये है कि बैलेंस क्यों करना है, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए बैलेंसिंग करना क्या है, जरूरी है। क्लियर। बैलेंसिंग कैसे की जाती है वो तुम्हारे सामने ये रही। 1-2 क्वेश्चन करो, 2-3 क्वेश्चन करो, सब मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चंस करो, ठीक है। नहीं मिलेगा तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा इक्वेशन उसको बैलेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले वर्ड इक्वेशन है वो, तो पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे फिर बैलेंस करोगे, ठीक है। बैलेंसिंग हो जाएगी। चलो समझ में आया, बहुत ईजी है, ठीक है। बैलेंसिंग करो और उसके बाद ये चाहे लंबे तरीके से करना चाहे छोटे तरीके से, वो आपके ऊपर है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एक इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद क्या क्या और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ज़्यादा क्लियर है। अब सुनो यार, तो ये पहला पार्ट था आज, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और वैसी चीज़ें, जो लास्ट का पार्ट बच जाएगा, ठीक है। ये छोटा चैप्टर है, 3 पार्ट्स में खत्म हो सकता है, तो हम वही करेंगे, लेकिन वीडियोस कंटिन्यूसली आती रहेंगी, ठीक है। तो पढ़ना चालू करो, ठीक है। ऑनलाइन में पूरा मटेरियल डाल दूंगा, आराम से पढ़ो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुक लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप लिंक, ताकि आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी आप सारी चीज़ें पढ़ो आराम से,
बाय बाय, गुड लक, ठीक है। लेकिन अगले पार्ट के लिए प्लीज़ तैयार रहना, ठीक है। वो हर 2 दिन में अपडेट होता रहेगा, हर 2 दिन में तुम्हारे पास वीडियोज़ आती रहेगी। तो अपना सिलेबस मेरे साथ साथ ख़त्म करो, ठीक है। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है सारा सिलेबस कराना, ठीक है। मैं कराऊँगा सारा सिलेबस, ठीक है। और 101% मेरी जिम्मेदारी है, और मार्क्स भी 95+ मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो, बाकी मिलते हैं, बाय बाय।